जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है यूथ एप्लीकेशन का बीएसएससी इंटर लेवल के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों। ऐसे जीके जीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसएससी इंटर लेवल हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, या बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड हो। हर राज्य के लिए, हर एग्जाम के लिए जीके जीएस इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें और बनाने की कोशिश करें दोस्तों, कितना आप बना सकते हैं इसे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो 76 नंबर प्रश्न से है जीके जीएस। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थान है जो भारत में नहीं है? तो इसमें 4 नदियां हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो ऑप्शन नंबर सी, सतलज का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो भारत से बाहर है, चीन के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक, सतलज नदी का जो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको तिब्बत के पास है, तिब्बत के मानसरोवर के पास स्थित है। ठीक है, और आकाशताल हिमानी से निकलती है दोस्तों। और इसकी यदि हम देखें सहायक नदी है तो ब्यास नदी इसकी सहायक नदी है। और सतलज नदी की जो लंबाई होगी कितना है? 1500 मीटर भारत में, जबकि 250 मीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर सी है सतलज नदी, जो भारत के बाहर से उसका उद्गम स्थल है। यदि हम इसमें देखें ब्यास नदी, तो ब्यास नदी भारत में ही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। और इसका जो मिलन स्थल है इस सतलज में हरिके बैराज के पास से सतलज जाकर मिल जाती है ब्यास नदी। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और 470 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती है भारत में। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत की को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। कौन? ब्यास। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। चिनाब नदी है जो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। चंद्र एवं भागा 2 स्थान है, वहां से उद्गम होती है। और लाहुल के बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से स्थित है। कौन? चिनाब नदी का उद्गम स्थान। और ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब भारत में इसकी लंबाई कितनी है चिनाब की? तो 1180 मीटर है इसकी लंबाई, 1180 किलोमीटर है भारत में चिनाब नदी की लंबाई। ठीक है, और सिंधु की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी है। और यह पीर पंजाल में गहरा गौर बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर यदि बी को देखें तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये चंद्र एवं भागा 2 स्थानों से, दोनों एक ही जगह पर है, उन 2 स्थानों से 2 तरफ से निकलती है चिनाब नदी। रावी नदी के बारे में देखें दोस्तों, तो रावी नदी है जो आपको कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है रावी नदी। यह चिनाब के जस्ट जहाँ से चिनाब नदी निकलती है वहाँ वहीं से ये रावी नदी भी निकलती है। ठीक है, और रावी नदी की लंबाई भारत में कितना है? तो भारत में ही निकलती है, 725 मीटर है। यह माधोपुर के पास मैदान के में प्रवेश करती है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा कि किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? इसमें मैच करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। तो मैच करेंगे क्या? इसमें दिया गया है कि बराकाना, बराकाना कंधार। ठीक, बराकाना कंधार इसका आंसर यहाँ पर है। इस तरह से मैचिंग करना है। ठीक है, तो आप लोग मैच करके बताइए। तो इसमें दिया है बराकाना, कंधार, बछालचल और पलानी। तो हमने देखा क्या? पलानी की पर्वत, पानी की पहाड़ी जो हम लोग बोलते हैं कहाँ स्थित है? वो आपको केरल में। ठीक है, बराकाना कर्नाटक में। ठीक, बाछाचाल कहाँ होगा दोस्तों? तो हिमाचल में। और कंधार उड़ीसा में। तो हम लोग मैच करेंगे तो आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। हम लोग मैच करते हैं। इसमें आंसर क्या आता है? इसमें मैच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों 4 3 1 2 है। 4 3 1 2, 2 1 नहीं, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 4 3 1 2। ठीक है, हम लोग फिर से मिलान करते हैं। इसमें हम लोग मैच करते हैं फिर से। 4 3 1 2 था,
तो बराकाना कहाँ कर्नाटक में है, कर्नाटका में बराकाना है। कंधार उड़ीसा में, सही है, कंधार उड़ीसा में। पलानी आपको कहाँ है, हिमाचल में। और वाचाल वाछाल कहाँ है, वो आपको केरल में है। ठीक है, ये दोनों हम लोग से गलती हो गई थी, तो चलिए इसे मैच करते हैं हम लोग। कहाँ है, तो वाछाल है केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो कौन सी बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। बेतवा नदी पर कौन सी बांध है, तो बहुत बड़ा बांध है ये। बेतवा नदी पर जो बनाया गया है उसका नाम है राजघाट बांध। राजघाट बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि हम इसमें आगे की ओर चलते हैं तो इसमें दिया गया है 79 में देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। कौन से राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है, हरियाणा का हिस्सा भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है, मध्य प्रदेश का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम इसमें और देखें, सॉरी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में देखें दोस्तों, तो अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नए बनाए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है, 230 है विधानसभा सीटों की संख्या, और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 29 है। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है उनकी काफी बड़ी जीत हुई है, तो इस मामले में आपको याद रखना होगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जहाँ सारे के सारे सीट किसी एक ही पार्टी को जाए और अधिक से अधिक सीट किसी एक पार्टी को जाए, तो उस मामले में आपको उस राज्य के जो लोकसभा सीट हैं और विधानसभा सीट हैं उसको याद रखना होता है। ठीक है, तो लोकसभा सीट कितने, 29 है, और राज्यसभा सीट 11 है। और तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी जो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश के राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दिल्ली को देखो दोस्तों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है दिल्ली में, 70 है। हाल फिलहाल में दिल्ली में भी चुनाव होने वाली है दोस्तों, तो इसे भी आप याद जरूर रखें। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। दिल्ली में अभी विनय कुमार सक्सेना वहाँ के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, और अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिल्ली को देख लिया हमने। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ है, और आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल है। और यदि हम देखें इसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या तो कितनी है, 80 है लोकसभा सीटों की संख्या। यही नहीं, उत्तर प्रदेश भारत के ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या और विधान परिषद की सीटों की संख्या, सभी राजनीतिक सीटों की संख्या है सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या कहाँ है, तो आप उत्तर प्रदेश में बताइएगा। विधान परिषद की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना, 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 31 है। ठीक है, हरियाणा को चलते हैं दोस्तों। हरियाणा, तो हरियाणा का जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नयाब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अब बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल है। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 90 है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितना होगा दोस्तों, तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितना है, 9 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 81 में दिया गया एक पायस एंड इमल्सन, एक पायस एंड इमल्सन किसका कोलाइडी विलयन होता है। पायस है जो किसका कोलाइडी विलयन होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो यदि हम इसे देखें तो पायस है जो आपको द्रव और द्रव का इमल्सी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। द्रव और द्रव का जो कोलाइडी विलयन होता है उसे क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जैसे कि दूध। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 82 में किस ऊतक में मजबूत और तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है, तो किस ऊतक में होती है मजबूत एवं लिग्निफाइड सतह। यदि 82 में हम देखें दोस्तों, तो इसमें 82 का आंसर क्या होगा, 82 का होगा डी, अस्क्लेंट कायमा। अस्क्लेंट कायमा में, अस्क्लेंट कायमा की जो ऊतक होती है मजबूत होती है तथा मोटी लिग्निफाइड सतह होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 83 में पार्सेक के मापने की एक इकाई है, तो पार्सेक
किसकी मापन की इकाई है? तो ये देखिए पार्सेक होता है जो आपको किसकी मापन की इकाई है दोस्तों? तो पार्सेक है आपको लंबाई मापने की इकाई है। दूरी नहीं है तो लंबाई मापने की इकाई क्या है? पार्सेक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो क्या हुआ? इसका आंसर पार्सेक की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में यदि इसमें देखें 84 में, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की को खोना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है बेरियम की आदर्श गैस प्राप्त करने के लिए। तो यदि हम इससे देखें तो इसमें दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो इसमें है एक इलेक्ट्रॉन खोना होता है। यदि बेरियम आदर्श गैस की प्राप्ति करती है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को खोना होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 85 में। इसमें दिया गया 85 में कि फेमटो का अर्थ 10 की घात में होता है। तो फेमटो का अर्थ है जो 10 की घात में कितना होता है? फेमटो की अर्थ 10 की घात में 10 टू द पावर माइनस 15 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 10 टू द पावर माइनस 16 होता है फेमटो का अर्थ 10 की घात में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसे देखें उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसका किस कहा जा रहा है? कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर क्या होगा? वाल्स के नियम के अनुसार। वाल्स के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वाल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे है 87 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो कार्य क्या है? सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, विस्थापन ये सभी सदिश राशियां हैं। कार्य जबकि अदिश राशि है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 88 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? इन चार जो सब्सटेंस दिए हुए इनमें से किनकी प्रकृति M3 माइनस आयन बनाने की अधिकतम प्रकृति होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा के मापन इकाई को पहचाने। ऊर्जा की मापन इकाई की पहचान क्या है? तो ऊर्जा है जिसे हम लोग जूल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जूल में ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। वोल्ट को वाट हो गया और एम्पियर हो गया, सभी धारा मापने की। धारा एम्पियर हो गया। ठीक है, और जूल में क्या मापते हैं? ऊर्जा को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 89 से 90 की ओर। इसमें दिया गया फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है। तो फलीदार फसलों का अध्ययन खेती को क्या कहते हैं? तो फलीदार फसलों के अध्ययन खेती को फल कृषि विज्ञान कहा जाता है। फल कृषि विज्ञान फलदार फसलों अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 91 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया रॉकेट के प्रणोदक प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है रॉकेट के प्रणोदक? तो रॉकेट के प्रणोदक है कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? ये न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। न्यूटन के गति के नियम पर सिद्धांत करती है कौन? तो वैज्ञानिक प्रणोदक रॉकेट प्रणोदक प्रौद्योगिकी है जो न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। 92 में दिया गया यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाए यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती है, जो होती रहती है, उसका जो सरल रेखा में चल रहा है लेकिन उसकी चाल बार बार परिवर्तित होती है, तो उस वस्तु को कौन सी गति कहाएगी? वो तो उस वस्तु का चल रहा है सरल रेखा में परंतु उसकी चाल हमेशा परिवर्तित हो रही है, तो उस गति को असमान गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 94 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति है? तो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति कौन है? तो वो उस प्रजाति का नाम क्या है? सहारा की सिल्वर चींटी है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। सहारा की सिल्वर प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 95 में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए पानी को भाप में परिवर्तन करना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपको भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना और ताप कोयला
ताप, कोयला है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पानी से भाप बनना ये रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक है जो अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाया जाता है? उस रासायनिक उससे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, प्रोटीन है, सभी विषाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की ओर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है? ये प्रश्न पूछा है। तो जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक है प्रवसन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रवसन है जो जनसंख्या नियंत्रण का महत्वपूर्ण निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो लड़की का जन्म किस संयोजन से होता है? लड़की का बात कही गई है, तो पिता के किस गुणसूत्र के संयोजन से? तो पिता के जो है कौन से गुणसूत्र? एक्स एक्स की संयोजन से लड़की का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो अधातु कौन है? अधातु इसमें से कौन है? तो नाइट्रोजन क्या है? इसमें एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नाइट्रोजन एक अधातु है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसे यदि हम देखें तो कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, मोनेरा बहुकोशिकीय होती है, गलत है। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होती है, गलत है। कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी गलत है। कोशिका भित्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब समाप्त हुआ? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? दिवस नहीं, मुक्ति युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इस बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था दोस्तों। कब? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मगध की राजधानी को चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? तो देव नाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से आप आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अशोक। अशोक का क्या है? देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो माउंट आबू में जो स्थित दिलवारा मंदिर है वो जैन समाज का पवित्र है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 104 का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वन के दूसरे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर वो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक बना था दोस्तों। ठीक है, और अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली एवं तथा गुरशब्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो वो भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही समाप्त की थी। और जलालुद्दीन खिलजी, वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। और गयासुद्दीन बलबन, ये जो गुलाम वंश का एक तरह कह सके तो अंतिम क्या था? गुलाम वंश का अंतिम विस्तारवादी शासक था। तो ये हो गया बलबन के बारे में दोस्तों। ये किसका है? गुलाम वंश का शासन काल में गुलाम वंश से संबंधित है और फिरोज शाह तुगलक वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है 106 नंबर प्रश्न, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो हम्पी है आपको कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हम्पी आपको विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक में विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुप्पा नामक दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो दोस्तों जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुप्पा अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना किए थे। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। और इसकी भाषा तेलुगु थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर है। कर्नाटका में 107 की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा है जो किसने दिया था? तो स्वतंत्रता संग्राम की संख्या ये 1857 के क्रांति के समय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसे बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे। इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा करने वाले कौन थे? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है। और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ और इतिहासकार थे जो और बहुत चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। जैसे एस एन सेन थे, उन्होंने कहा था 1857 एस एन सेन ने 1857 पुस्तक लिखी थी। कौन? एस एन सेन। और बी.डी. सावरकर ने क्या कहे थे? तो इन्होंने कहा था कि यह बी.डी. सावरकर है भारत के प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बी.डी. सावरकर ने कहा था। और S.E.R. रिजवी ने कहा था, S.E.R. रिज ने कहा था कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, क्रांति हुई थी, वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये उन्होंने बताया था। यदि कौन? L.E.R. रिज ने बताया था ये। और 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह के लॉरेंस, सीले, ट्रेवलियंस और होम्स ने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वो एक सैनिक विद्रोह है। और आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्या बताया था? तो उन्होंने कहा था न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम राष्ट्रीय न्याय है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है। और बी.डी. सावरकर ने कहा था सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने? तो ये बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 108 की ओर। गदर पार्टी का गठन वर्ष में हुआ था? तो गद्दर पार्टी का गठन वर्ष 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है। कब हुई थी? तो वर्ष 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था दोस्तों। और इसका नेतृत्व लाला हरदयाल जी ने किए थे। और कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। मोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे गद्दर पार्टी के, और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो थे इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बने थे गद्दर पार्टी के। और 1 नवंबर 1913 को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। और 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। और इसके प्रयत्न से ये अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 109 की ओर। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो गांधी इरविन समझौते में कौन सी एक शर्त थी जो नहीं रखी थी? उस शर्त का नाम बताना है दोस्तों। यदि हम उससे देखें तो उस शर्त का नाम क्या है? उस शर्त का है क्या है? तो गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना गांधी इरविन समझौते पर शर्त नहीं रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे इसी में पूछ लिया जाए गांधी इरविन समझौता के बारे में कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं था। गांधी इरविन समझौता में दोस्तों। ठीक है। हमने ये आंसर देखा। यदि गांधी इरविन समझौता के बारे में हमसे पूछा है तो इसकी जो बैठक हुई थी, इसकी जो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को ये घटना हुई थी, गांधी इरविन समझौता। ठीक है। 4 मार्च 1931। ठीक है दोस्तों। और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौता के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और इसके बाद कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना सुनिश्चित किए थे। और उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे भारत में? तो लॉर्ड इरविन थे। और उनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है ये टैक्स नहीं था। आगे की ओर 110 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो कौन सा देश है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें मालदीव के बारे में यदि हम देखें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक। और वहाँ की जो मुद्रा होता है उसे रुपया कहते हैं, रुपया नहीं रुपया। मालदीव की राजधानी की मुद्रा रुपया, मालदीव की मुद्रा क्या हुआ? रुपया है। वहाँ का जो संसद है मालदीव को उसे हम लोग मजलिस कहते हैं, वहाँ के संसद को। और मोहम्मद मोइज्जू वहाँ के अभी क्या है? राष्ट्राध्यक्ष हैं मालदीव के। और
मालदीव के बारे में हम इतना जाना दोस्तों। यदि हम लोग नेपाल के बारे में देखते हैं तो नेपाल क्या है, नेपाल भी भारत के एक पड़ोसी देश है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसकी जो मुद्रा है उससे नेपाली रुपया कहते हैं, जो हमारे यहाँ भारतीय रुपया चलता है वहाँ नेपाली रुपया चलता है। और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल में रामचंद्र पौंडेल वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौंडेल। और नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहन। पुष्प कमल दहन है जो नेपाल के क्या है, राष्ट्रपति है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है, सॉरी नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पुष्प कमल दहन है नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम। और राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र पौंडेल है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का टाका है। हम लोग याद बहुत किए हैं, ढाका टाका ऐसा करके। ठीक है, और इसकी संसद का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ बांग्लादेश में, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू है वहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, अफगानिस्तान को देखें दोस्तों, तो अफगानिस्तान है, इसकी राजधानी काबुल है। अफगानी वहाँ की मुद्रा है और शोरा वहाँ की क्या है, संसद है। और हाजी मुल्ला अब्दुल बराद अखनूर वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, मुल्ला हसन अखूद वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, तो मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 111 की ओर। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत है किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बलित पर्वत। ठीक है, तो बलित पर्वत क्या है, तो हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि इसी में हम देखें, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण कौन है और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है। प्राचीन पर्वत में देख लें तो अरावली पर्वत है जो प्राचीन पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है जो आपको अवशिष्ट पर्वत में जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्या है, हिमालय एक बलित पर्वत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। मैंने दर्रे के बारे में काफी बताया हूँ दोस्तों, एक बार फिर से बताता हूँ पूरी दर्रे के बारे में। तो बोमडिला दर्रा है आपको कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला। ठीक है दोस्तों, यदि और हम देखें बोमडिला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडिला हो गया और क्या है आपको यांगप्पा दर्रा है और दिफू दर्रा है। ये तीनों दर्रे हैं कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, यांगप्पा और दिफू ये दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तुजु दर्रा भी पूछे कहाँ है, वो सिक्किम, वो मणिपुर में है। तुजु दर्रा मणिपुर में है। यदि आपसे हिमाचल प्रदेश के दर्रे का नाम पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन, सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, सिप किला, रोहतांग और बड़ा लाचला। इसे हम लोग याद कैसे करते हैं दोस्तों, सिब रो, हम ऐसे याद किया है हिमाचल प्रदेश का सिब रो, सी से सिप किला दर्रा, ब से ब से बड़ा लाचला दर्रा और रो से रोहतांग दर्रा और हा जो उसमें आ गया तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सिब रो, इस तरह से मैंने याद किया है। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें यदि हम सिक्किम में देखें, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में कौन सा इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो सिक्किम के 2 दर्रे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला और जलेपला है जो क्या है, सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नागालैंड में ऐसे कोई महत्वपूर्ण दर्रे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 130 की ओर। अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील में स्थित है। देखिए अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील है जो कहाँ स्थित है, तो अष्टमुदी कहाँ है, केरल में है। अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील केरल में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील कहाँ है, केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि और झीलों का नाम देखें दोस्तों, जो ये आर्द्रभूमि झील है, ठीक है, यदि और झीलों के नाम देखें हम तो आपको इसमें तमिलनाडु दिया हुआ है। तमिलनाडु में कौन सा झील है, तो तमिलनाडु के झीलों का नाम देखें तो 1-2 झील है तमिलनाडु में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट झील है, इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में कौन सा झील है, पुलिकट झील। ठीक है, कर्नाटका में देखें, कर्नाटका में कौन सा इंपॉर्टेंट झील है, तो कर्नाटक में आपका इंपॉर्टेंट झील कौन सा है, तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंट झील उतना नहीं है दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कर्नाटक के बाद कौन सा है, केरल। केरल में इंपॉर्टेंट झील अभी मैंने बताया, अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। और कुछ झील हैं केरल में, कौन कौन, तो पेरियार झील है केरल में जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेम्बनाड झील है केरल में, वेम्बनाड
अष्टमुदी और पेरियार, ये तीनों झील कहाँ है? कर्नाटका में। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार, ये तीनों झील केरल में है। ये तीनों झील केरल में। अष्टमुदी कहाँ है? केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, ये तीनों झील काफी इंपॉर्टेंट है केरल के लिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 114 पे चलते हैं। नामचा वर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो देखिए, ये जैसे ही नामचा वर्मा का प्रश्न उठा, अब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके यू टर्न लेती है, और नामचा वर्मा कहाँ पर है? वहाँ कहाँ से यू टर्न लेती है? नामचा वर्मा से। और प्रवेश कहाँ करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये कॉमन सेंस के अनुसार यदि आप बनाएंगे, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा दोस्तों, वो भी फिगर वाइज, तो आपको याद होगा और वो दिमाग में छप जाएगा। इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ज्योग्राफी को फिगर वाइज जरूर पढ़े। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा के पास क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाती है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है, जब हमने बताया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के, ठीक है, चेम युंग डुंग हिमानी के पास से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई यदि देखते, ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? तो दिहांग कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी सहायक नदी दिहांग है, लोहित है, कॉमिंग है, सुवर्णसिरी है, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 115 की ओर। इसमें दिया गया है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किस राज्य के बीच विवाद है? तो कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध है, कौन से राज्यों के बीच विवाद है? ये कृष्णा नदी का जो अलमाटी बांध है, कौन से राज्यों के बीच विवाद है? तो ये जो विवाद है आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का विवाद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तारबूज, खरबूज आदि का उत्पादन किया जाता है? तो जायद मौसम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जायद फसल ये कहलाती है। ये फसल क्या कहलाती है? तो जायद फसल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 117 को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ 117 में भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? काफी अच्छी प्रश्न है दोस्तों। तो भारत के संविधान सभा में बनाने वक्त भारत के में कितनी महिला उपस्थित थी, जो सदस्य के रूप में उपस्थित थी? तो उन महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उन महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितना? 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। टोटल कितने महिला सदस्य थे जो संविधान सभा बनाए गए थे? उसमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के बारे में यदि बात हुई है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था किसके सिफारिश पर हुई थी? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुई थी 1946 में। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और गठन कब किया गया था? सिफारिश की थी कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। ठीक है, और इसका गठन जो संविधान सभा का हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। और उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 यानी 389 थी। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या। और उन सदस्यों में से जो चुनाव कितने लड़े थे? तो चुनाव उसमें हुई थी 296 सीटों पर चुनाव हुई थी। 389 सीटों में से 296 सीटों पर चुनाव हुई थी। और उसमें से 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस के हाथ में गई थी और 73 सीट मुस्लिम लीग के पास गए थे। इन्हीं में से 15 सीट किसके पास था? इसी में से 15 सीट पर जो थी वो महिलाएं थी। 15 सदस्य कौन थी? महिलाएं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ऐसे संविधान सभा के बारे में काफी मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को इस तरह भारतीय संविधान को पढ़ना है, चैप्टर वाइज यदि पढ़ना है आपको, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको भारतीय संविधान की पूरी बुक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में और भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी में और भी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। और उसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तीनों इतिहास, मॉडर्न, एंशिएंट एवं मिडाइवल, तीनों हिस्ट्री में आपको अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी में और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा इसमें नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के 10वें सूची में के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, किसी भी सदस्य अयोग्य है या योग्य है, इसके लिए कौन निर्णय लेता है अंतिम? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अंतिम निर्णय होता है कोई भी सदस्य लोकसभा के लिए 10वें सूची के तहत योग्य है या अयोग्य है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को पर्यवेक्षण करने की शक्ति है? तो वो कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 324 में, ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के बारे में किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 324 में। तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ अच्छे प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या उनकी शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। निर्वाचन आयोग, सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए जो निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन है या चुनाव आयोग है कौन से भाग में है, तो भाग 15 में चुनाव आयोग को रखा गया है। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, कहाँ तक? 329 तक चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, 24 से 329 तक, ठीक है। और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। क्या है? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और चुनाव आयोग इसलिए इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अभी यदि हम देखें तो चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? तो चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो अभी कितना है? 3 है प्रमुख रूप से। तो क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। कितने? 3 वर्तमान समय में चुनाव आयोग की संख्या भी कितना है? 3 है। 1993 से वर्तमान समय में चुनाव आयोग की संख्या 3 ही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इनके कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने था। तो 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या था? उनका नाम के बारे में हमसे पूछा गया है। तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तब तक सरकार की प्रशासनिक खर्चे पूरा करने के प्रति गणना के आधार पर मतदान यानी वोट ऑन अकाउंट के नाम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था? इससे पहले की बात है दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था उससे पहले कितना था? 6 वर्ष होता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इससे पहले 6 वर्ष हुआ करता था, अब 5 वर्ष का हुआ है। वर्तमान समय में कितना है? 5 वर्ष का। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य के गठन के लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? भारत के संविधान सभा में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 124 में। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल एक गैर न्यायिक सदस्य है? भारत के पहले लोकपाल गैर न्यायिक सदस्य कौन है? अर्चना राम सुंदरम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A में एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में 66वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 6वें संविधान संशोधन के तहत 66वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारत के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाकी राज्य एवं संघों के क्षेत्रों में लेखांकन, सरकारी संस्थाओं को लेखा परीक्षा, राज्यों की भुगतान देना, समेकित निधि से पूंजी का निर्गत करना, ये सब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर सभी है। नेक्स्ट 127 की ओर। मूल ह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो मूल ह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 128 में बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला है। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा है। मधुबनी दरभंगा जो बिहार में मछली उत्पादन में पहले स्थान पर प्राप्त करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला है जो कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों? तो ये भारत के पहले डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? तो ये आपको बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का पहले डॉल्फिन वेधशाला कहाँ? बिहार में। 130 की ओर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो भारत के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। निम्नलिखित में से किसमें? बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना, बिहार में जो गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है, बिहार के कौन से जिले में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो बिहार के कौन सा जिला है वो? उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 132 की ओर चलते हैं।
हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है। तो बिहार में यदि हम देखें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5301 किलोमीटर है। 5301 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है बिहार में वर्तमान समय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। तो वर्तमान में जो सरकार है उसकी ये इनमें से कौन सी योजना उस सरकार की नहीं है। तो इसमें हम यदि देखें तो आयुष योजना है जो वर्तमान सरकार की नहीं है। बाकी अमृत, स्वच्छ भारत, जनधन योजना किसका है, वर्तमान सरकार की है, जबकि आयुष योजना इससे पहले की सरकार की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 134 में चलें। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष है भारत सरकार की जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष है जो टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, टीकाकरण से। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, अब जो ये है आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गई है। इसका नाम बदलकर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण ग्राम रोजगार योजना का पुनर्गठन करके कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 136 को चलते हैं दोस्तों। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है 36 में निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला थे अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 138 में एशियन गेम्स में भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है। तो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स में भी पहली बार जीता है वर्ष 1951 में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 13 से 39 नंबर प्रश्न की ओर। 139 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो बीसीसीआई की स्थापना जो है कब की गई है, वर्ष 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई है। भारत की सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। भारत में सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किस तिथि को, तो 1 दिसंबर में। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 41 में एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक मोदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बगदाद की राजधानी कौन है। तो बगदाद की राजधानी हमसे पूछा है, तो बगदाद की राजधानी इराक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बगदाद की राजधानी इराक है। अबू धाबी की राजधानी है, तो अबू धाबी है किसकी राजधानी है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 144 नंबर में 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बैटरी का आविष्कार 1912 में किसने किया था। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोजले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आप दोस्तों जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं और भी पब्लिकेशन का इसी प्रकार यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर और भी पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट है, जैसे कि इरुटेरिया का फर्स्ट एंड सेकंड बुक सभी का है, और हमारे इरुटेरिया हो गया, रुक्मणी प्रकाशन हो गया, क्रॉन पब्लिकेशन हो गया। इन सभी बुकों का जो बीएसएससी इंटर लेवल में प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप में आया था वो मैं जीके जीएस को अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर सबका वीडियो अलग अलग मिलेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, और जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, तो ये विंडसर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 146 की ओर। इसमें दिया गया हाल ही में इंग्लैंड की किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, और इससे कुछ दिन पहले ही जेम्स एंडरसन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे कुछ दिन पहले जेम्स एंडरसन ने भी राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, और ऐसे इसका आंसर क्या हो, स्टुअर्ट ब्रॉड है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 147 में फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पूरी सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 148 में प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के वर्ष 2023 के आयोजन की थीम क्या है। इसकी आयोजन की थीम क्या है दोस्तों, इसकी आयोजन की थीम है क्या है, तो आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 149 में हाल ही में
AR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान घोषित किया गया है? ICAR के द्वारा बिहार के कौन से संस्थान को? मखाना अनुसंधान संस्थान को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन किया जाता है? बिहार के कौन से जिले में? तो पटना जिले में इन प्रदर्शनों का उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लाऊंगा दोस्तों।